हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्विकली रिवाइज करेंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था। ओके, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यू हैव टू फर्स्ट सी दैट वीडियो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। ओके, सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना। ओके, हमने वो वाले वीडियो में क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ रहा है क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, एंड उसमें हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बोलता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने बोला था कि एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है फिर वो पढ़ना पड़ेगा। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? दो लोग, मतलब कौन? प्रोमिसर और प्रोमिसी, दो लोग जब कोई एक चीज पर अग्री करते हैं, मतलब अपना एसेंट देते हैं, then it becomes what? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ा। एग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर को आप प्रपोजल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का हमने डेफिनेशन देखा था कि इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो उसको हमने क्या बोला था? इट इज एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। हमने एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ क्यों पढ़ा था? क्योंकि वो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? जो ऊपर ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन है ना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। इसलिए हमने डिफरेंस में देखो वहां पर देखा था नेचर में उसके कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इज इक्वल टू में देखो वहां पर आपको एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ दिख रहा है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, ए एग्रीज बी कार एंड मनी वाला। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, मीनिंग, स्कोप, लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेचर। आपको अगर डिटेल में इसका सारा देखना है तो प्लीज प्रीवियस वाले वीडियो को देख लो। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें। देखो, हमने ये पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, बट और भी सारी लिस्ट है जो फुलफिल होना नेसेसरी है एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बस ऐसा नहीं है कि एक ने बोला दूसरे ने एग्री कर लिया और उसके ऊपर लॉ का ठप्पा लग गया तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, उसमें और भी सारी बातें लिखी है जो आपको फुलफिल करना जरूरी है इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सबसे पहले ये हम बाद में पढ़ेंगे, मेरे पास इमेजेस है तो यहां से पहले पढ़ते। ओके, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फर्स्ट इमेज इज एग्रीमेंट। ठीक है, अभी ये देखो दो लोग हैं, ये लोग अग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बस सेम टू सेम डेफिनेशन है क्या? सेट ऑफ प्रोमिसेस, और इसके ऊपर अगर एसेंट मिल गया तो इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। सादी भाषा में बोले तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes promise, है ना। और हमने ऊपर सेट ऑफ प्रोमिसेस का बोला है, सेट ऑफ प्रोमिसेस मिलकर एग्रीमेंट बनता है जब उस पर एसेंट मिल जाता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। ओके, तो एग्रीमेंट फर्स्ट चीज है जो होनी चाहिए, ऐसा सेक्शन 10 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहां पर ये चीज लिखी हुई है। नंबर 2 क्या बोला है वहां पर? फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट, देखो फ्री का मतलब क्या होता है? कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। ठीक है, सामने वाले ने कुछ पूछा, हमने उसका जवाब एकदम प्लेनली दे दिया हाँ, तो देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीमेंट, और उसके ऊपर लॉ का ठप्पा एंड इट बिकेम ए कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है अगर वो फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब क्या होता है इसका? फ्री नहीं है तो फिर कैसा है? तो हम बोल सकते हैं कि इफ इट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, मतलब किसी एक पार्टी ने बंदूक की नोक पर बोला ओके डू यू अग्री ऑन दिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए है और बी है। ए ने बी को बोला 2000 रुपए दे, 2000 रुपए दो मुझे, और बी ने बोला ठीक है नहीं देता हूं। तो ए ने बोला, बंदूक रख के बोला देगा या नहीं देगा, तो फिर बी ने ना उस जो प्रेशर में उसने बंदूक रख दी ना, कोई भी डर जाएगा यार, नहीं दिया तो बोलेगा कि ओके आई शूट यू। ठीक है, तो फिर बी ने बोल दिया हाँ। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये अंडर कोर्जन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये अंडर कोर्जन बना है। ऐसा अगर कुछ हो गया तो हम बोलेंगे कि ये फ्री कंसेंट से बना है एग्रीमेंट? नो। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट
agree upon the same thing in same sense। अगर ये चीज नहीं हो पाती है दो लोगों के बीच में, देखो अगर ये दो लोग अगर वैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, देन इट इज कॉज्ड बाय, मे बी बोल सकते हैं कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पर इमेज देखो, वो जो है ना बॉस अपने एम्प्लॉय को कैसे धमका रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन में है जहां पर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने एम्प्लॉय को। ओके, वो थ्रेटन कर रहा है उसको, कुछ डांट रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा फ्रॉड, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से हो गया, ठीक है, देन इट इज नॉट सेड टू बी कि एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फेक एंड फैक्ट। दिखता है आपको? ये देखो, फेक एंड फैक्ट। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि मैं देखो देख एडिडास का जैकेट है, आप खरीदोगे क्या? आपने बोला हाँ ले लो, कार्ड भी स्वाइप कर दिया, उसके बाद घर पे आके देखा तो इट इज अबीबास। ओके, इट इज नॉट अदीदास। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन। किसी चीज को ये फैक्ट है ऐसा बताना, उसको क्या बोलते हैं? मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन सारी चीजों से होता है तो देन इट इज वॉइडेबल, देन इट इज वॉइडेबल। और अगर वो मिस्टेक से होता है ना तो इट इज स्ट्रेट अवे वॉइड। अगर उसमें मिस्टेक हो जाता है एग्रीमेंट में तो वो स्ट्रेट अवे इट इज डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड इट इज नॉट वॉइडेबल। वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? वॉइडेबल का क्या मतलब होता है? वॉइडेबल का ये मतलब होता है कि देखो, ये सपोज ए है, ये बी है, ठीक है, ए ने बी को अभी जैसा मैंने बोला कि बोला 2000 रुपीज दे, बी ने बोला नहीं दूंगा, फिर ए ने बोला नहीं, अगर नहीं देगा तो मैं बंदूक से तुझे उड़ा दूंगा, तो फिर बी ने बोल दिया हाँ हाँ दूंगा, तो कोर्जन हो गया। कोर्ट में जाकर अगर वो बोल देता है कि इसने बंदूक रख के मुझसे हाँ बुलवाया है, तो उसके ऊपर मतलब इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या ना करे, उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। अगर वो फिर भी परफॉर्म करना चाहता है तो कंटिन्यू जरूर कर सकता है, और अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता देन ऑल्सो दैट इज ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर एग्रीमेंट हमने देखा। एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट चीज होनी चाहिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हमने मीनिंग पढ़ा था, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। और देखो एग्रीमेंट इज द आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये चीज हमने एग्रीमेंट में पढ़ी। व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट हमने वो क्या बोला? अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। उसका मतलब होता है कंसेंसस एट एडम। ठीक है, कंसेंसस एट एडम। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अगर सेम थिंग इन सेम सेंस इसका मीनिंग पूछ लिया, 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको फिर ये ढूंढना पड़ेगा कंसेंसस एट एडम। ठीक है, सो दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्दर कंसेंट मस्ट बी फ्री। हमने बोला ना कि कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब नहीं होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि जो कंसेंट है वो फ्री है, वरना कंसेंट फ्री नहीं है। कब बोलेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ओके, और नीचे देखो यहाँ पर बोल दिया एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। हमने ए और बी का एग्जांपल देखा था, तो इट डिपेंड्स अपॉन बी कि उसको परफॉर्म करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो बोल दिया है उन्होंने पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, तो ये देखो बी के ऊपर गन पॉइंट रखा था ना, तो बी पर डिपेंड करेगा अभी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज, व्हेन द कंसेंट इज विटेटेड बाय मिस्टेक देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। हमने ये चीज भी पढ़ी एंड दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको बोल सकते हैं क्या जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से बना है वो वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, तो आपको फिर बोलना है कि इट इज वॉइड। और बाकी सारी चीजों से अगर होता है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इससे होता है तो देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ओके, तो दिस कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया वही यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो ए थ्रेटन टू
should be। और उसके बाद देखो एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोर्जन एंड हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। सेम चीज जो हमने पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है जो बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट एग्रीमेंट चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, थर्ड उन्होंने बोला कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज मतलब यहाँ पर आपको देखकर दिखता है कि क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि एज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई भी एज का बच्चा, कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नो, वो 18 साल की एज का होना चाहिए तभी वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो ऐसा बच्चा है या ऐसा बच्चा है तो भी नहीं कर सकता। मे बी यू कैन कंसिडर दीज टू पीपल हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और देखो दूसरा यहाँ पर बोला है कि ये अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड, अगर ऐसा कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है जो पागल है, दिमागी तौर से पागल है, ऐसा कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बट ऑब्वियसली चीज है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो पैसा इन्वॉल्व होता है ना, किसी की जान इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ऐसा जो अनसाउंड माइंड वाला कोई पर्सन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, दिस इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। और तीसरा क्या बोला है यहाँ पे? नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। मतलब क्या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया होगा पहले, तो वो इंसान फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो मर्डर कर चुका है ऑलरेडी, मर्डर करता है, ऐसा काम करता है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में डिस्कस किया है लीगल एबिलिटी, लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर उन्होंने 3 चीजें बोली है। एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब क्या है? एज ऑफ मेजोरिटी कब होती है? पर्सन्स बिलो एज 18 इयर्स ऑफ एज आर कंसीडर्ड माइनर। तो 18 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, बच्चे ही बोलेंगे उनको, तो ऐसे जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जिन्होंने 18 साल की उम्र को पार कर लिया है वही लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वो पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड को देखो यहाँ पर बोला है ल्यूनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज नॉट सपोज्ड टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, ऐसे लोगों को साउंड माइंड वाला पर्सन नहीं बोलेंगे। और अगर ऐसा कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है उसने? पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय हिज स्टेटस। और ऐसा कब बोल सकते हैं? कोई एलियन एनिमी है, फॉरेन सॉवरेन्स है, कन्विक्ट्स है, तो ऐसे लोग जो है वो डिस्क्वालिफाइड है। अनलेस वो अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा ना कर ले वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ओके, और नीचे देखो यहाँ पर उन्होंने एक नोट दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। वो वैलिड है ही नहीं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट में माना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दोनों पार्टीज को कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को? अगर वो एज ऑफ मेजोरिटी नहीं है, अगर वो साउंड माइंड के नहीं है, और वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फेयर इनफ? ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सारी चीजें अब ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसेंट हो गया, उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज फुकट में हो जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है क्या कि बस कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हो गया? सबसे बड़ी चीज क्या है? कंसिडरेशन। मतलब क्या है? देखो आपको दिखता है यहाँ पर तो पैसे। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका जो इन रिटर्न जो हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। अब बोल सकते हैं इसको समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, देखो यहाँ पर कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। उसके बाद क्या बोला है? वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर कोई राइट हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई प्रॉफिट हो, बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी। ठीक है, ये सारी चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। फॉरबेरेंस हो, डेट्रीमेंट हो, लॉस और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड, अंडरटेकन बाय अदर। इन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए वो, बट ऑब्वियसली ऐसा किसी ने नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने मुझे 2000 रुपए दे दिए ना तो मैं किसी का जाके मर्डर कर दूंगा, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। मतलब ये भी समथिंग इन रिटर्न ही है ना,
तो ऐसा अगर कंसिडरेशन कुछ होगा इट इज नॉट वैलिड, हम लोग आगे पढ़ेंगे वो। ये देखो यहाँ पर कंसिडरेशन का एक एग्जांपल दिया है, ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100। ये 100 क्या है, कंसिडरेशन है। ये देखो इट इज एन कंसिडरेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये जो ₹100 है वो कंसिडरेशन है और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, बुक्स एक्सचेंज करने का। ए ने बी को बुक देने हैं और बी क्या देगा, पैसे। देखो कंसिडरेशन तो होना चाहिए, बट कैसा कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और जो हम कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन पर्पस है, वो भी लॉफुल होना चाहिए। कुछ ऐसा अजीब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर पिक्चर में देख सकते हो, तो क्या कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, तो क्या ये लॉफुल माना जाएगा क्या? लॉजिकली सोच के बताओ, ये लॉफुल नहीं माना जाएगा। इसीलिए बोला है कि जो कंसिडरेशन होगा वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर बोला है वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और अगर वो लॉफुल नहीं है तो ऐसी चीज लॉ ने क्या करके रखी है, प्रोहिबिट करके रखी। प्रोहिबिट का मतलब है ऐसा लॉ बोलता है ऐसा नहीं करना, ऐसा किया तो इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट वैलिड इनटू लॉ, है ना। कोई पर्सन अगर लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है, कोई पर्पस फ्रॉडुलेंट है या किसी को इंजरी होती है, कोई भी पर्सन को हो या किसी के प्रॉपर्टी को हो, तो ऐसी चीज को हम लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो उन्होंने चीज को बोला है कि ऐसी चीज को हम इमोरल समझते हैं और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी समझते हैं। किसी को इंजर्ड करना, किसी का एक्सीडेंट करना, जानबूझ के करना, चोरी करना, ये सारी चीजें अनलॉफुल मानी गई है, मतलब ये इमोरल है। उसके बाद देखो यहाँ पर बोला है, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर robbery and B promises to restore the value of things taken. The agreement is void as its object is unlawful. क्यों माना गया? क्योंकि देखो ना यहाँ पर A क्या बोल रहा है, A promises to B to drop the prosecution for robbery। अगर B बोलता है कि मैं सारी चीजों को रिस्टोर कर दूंगा वापस, ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट को उन्होंने बोला है ये void होगा, it is not valid। ये क्या दिखता है आपको, कैसा कैसा दिख रहा है ना, चाकू है, बंदूक है, दोनों ऐसे लड़ रहे होंगे, है ना, किसी का तो मर्डर हो जाएगा अभी यहाँ पे, तो ये चीज होनी चाहिए क्या, नो। तो यहाँ पर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, लॉ ने ऐसे, मतलब एक्सप्रेसली क्या, इम्प्लाइडली भी ये रॉन्ग ही है, इम्प्लाइडली भी ये प्रोहिबिट ही किया गया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, है ना। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये ऐसा कहीं लिखा है क्या, मर्डर किया तो ये गलत है, ये इलीगल है, किसी का रेप किया तो ये गलत है, ये इलीगल है, ये वॉइड है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं पे लिखा होगा तो ही आप मानोगे क्या? ये एक्सप्रेसली और ये इम्प्लाइडली दोनों भी चीजों से ये वॉइड ही है। ऐसी चीजों को लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब इम्प्लाइडली, दिमाग लगाओ कि ये चीज करोगे तो ये गलत ही है, ओके, दिस इज अज्यूम टू बी। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड ही है, इट इज वॉइड, उसका वैलिड कभी ठप्पा लग ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, वॉइड एग्रीमेंट इज विदाउट एनी लीगल, इसको कोई लीगली बोलेगा क्या सही कर रहे हो तुम, नहीं बोलेगा ना, तो इसको बोलते हैं void agreement is without any legal effects, not expressly declared to be void. The agreement entered must not be in which law declares to be either illegal or void। उसके बाद देखो उन्होंने बोला है illegal agreement is expressly or impliedly is prohibited by law, expressly or impliedly it is prohibited by law। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है void agreement is one without any legal effect, इसको कोई legal effect नहीं है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, threat to commit murder और है ना making publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy, मतलब large public में वो कभी भी
वैलिड नहीं हो सकता। मतलब क्या, किसी का मर्डर करना, किसी का रेप करना, ये सारी चीजों को उन्होंने क्या बोला है, इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वैलिड। तो ये वॉइड ही है। इसका मतलब मैं सिंपली बोल दूं तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दे आर वॉइड। किसी के बारे में कोई अननेसेसरीली गलत स्टेटमेंट को पास करना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ये देखो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने देखो बोला है, सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। तो ये सारे जो भी एग्रीमेंट्स है ये वॉइड है। मे बी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सो ये सारी चीजें कहां पर लिखी है, दीज आर गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या क्या है, क्विकली रिवाइज करेंगे। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, competency of parties, consideration, lawful consideration and object and not expressly declared to be void। ये सारी चीजें सेक्शन 10 में बकायदा लिखी हुई है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड द थिंग्स जो सेक्शन 10 में तो दी हुई नहीं है बट वो कंसिडर्ड की है क्या, एसेंशियल। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड दिस वीडियोज इन टू डिटेल, मतलब मुझे डिटेल में इन सारे वीडियोज को डिस्कस करना है, तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शन को इसमें डिस्कस कर रही हूँ। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट उसको कवर किया है। देन अभी सेक्शन 10 कवर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर दिस पोर्शन नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ठीक है। एक और चीज डिस्कस करनी थी कि जब ये थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाएगा, मतलब और 2-3 वीडियोस में पोस्ट कर दूंगी, उसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन क्वेश्चन आंसर्स व्हिच हैज बीन अपीयर्ड इन एग्जाम रिलेटेड टू व्हाटएवर आई हैव टॉट इन द प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो वो वाली चीजें, क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, दूसरा एमसीक्यूज कैसे पूछे हैं, है ना। तो अभी मैं तो लिखते जा रही हूँ कि दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आप भी बुक में मार्क कर लो सो दैट यू रीड दैट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। मतलब आपको समझ में आ जाए, अरे ये एक एमसीक्यू में आ सकता है तो लेट मी रीड इट थॉरली। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, मैं लिख दे रही हूँ एमसीक्यू में आ सकता है, मे बी एमसीक्यू में ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मैं लिख रही हूँ वो पक्का ही आएगा, maybe that can happen। मुझे ऐसा लगता है कि आएगा तो मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। That's it from my side in this video। If you like this video तो प्लीज आप इसको शेयर भी करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस आपको हेल्पफुल है और आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए तो you need to subscribe to this channel because I'm going to post all the lectures of Contract Act which are applicable for CA Foundation, CMA students and also CS students। Okay, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और देयर इज अ बिग फैट लाइक बटन। यू आल्सो like this video because that gives me a motivation to post more such videos for you। Okay, until I post the very next video, you take care of yourself and bye guys।